Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are well and I hope you all are learning well. आज का हमारा प्रैक्टिस सीरीज़ का डे 7 है। आज हम और नए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और हमारी तैयारी जारी रखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि पूनम की कालानुक्रमिक उम्र और मानसिक उम्र 9 साल है तो उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग हो सकता है, कौन से वर्ग में वो होगी, ये हमें पता लगाना। इस तरीके के क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं जिसमें हमें आईक्यू निकालने के लिए दे दिया जाता है। तो हमें आईक्यू का फॉर्मूला पता होना चाहिए करेक्ट आंसर तक पहुंचने के लिए। ऑप्शंस है उत्कृष्ट, औसत, औसत से कम या प्रतिभावान। तो जो बुद्धि लब्धि या आईक्यू निकालने का फॉर्मूला है वो है MA/CA × 100, यानी कि ऊपर हम मानसिक आयु लिखते हैं बटा कालानुक्रमिक आयु, ये जो उसकी वास्तविक आयु है वो, और इन दोनों को गुणा करते हैं 100 से। मेंटल एज हम कैसे निकालते हैं, हम बुद्धि परीक्षण करते हैं बालक का और उसमें उसकी मेंटल एज निकाली जाती है। उस परीक्षण के बाद जो रिज़ल्ट आता है उससे उसकी मेंटल एज निकाली जाती है। तो ये इसका फॉर्मूला है। तो अगर उसकी मानसिक आयु भी 9 साल है और उसकी कालानुक्रमिक आयु भी 9 साल है तो जाहिर सी बात है कि वो औसत दर्जे की बालिका है, क्योंकि जितनी उसकी उम्र है उतनी ही उसकी मानसिक उम्र है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा औसत। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज़ को हासिल करता है जिसे बाद में वो अपने इच्छुक चीज़ों, कार्यों या लाभ में बदल सकता है? टोकन विधि, गठन करना, विलोपन या अप्रकट संवेदीकरण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टोकन विधि। टोकन विधि क्या होती है? बेसिकली ये सुधार गृह में जो बाल अपराधी बच्चे होते हैं उनके लिए यूज़ की जाती है, ज़्यादातर उनकी आदतों में परिवर्तन करने के लिए यूज़ की जाती है। इसमें क्या क्या होता है कि उन बालकों को प्रत्येक अच्छे कार्य पे या जो उनसे करने के लिए कहा गया है उस कार्य पे एक टोकन दिया जाता है और उस तरीके के वो टोकन इकट्ठे करके अपनी कोई भी एक इच्छा या 2 इच्छा पूरी करवा सकते हैं। अपनी मर्ज़ी की कोई भी इच्छा, चाहे वो मूवी देखने जाना हो, चाहे वो कहीं घूमने जाना हो, नए कपड़े लेना हो, जो भी उनकी इच्छा हो। तो इस तरीके से उनको अच्छे काम करने की आदत भी पड़ जाती है, उनके व्यवहार में भी सुधार आ जाता है और उनकी इच्छाएं भी पूरी हो जाती है। ओके, तो इसको हम कहते हैं टोकन विधि या टोकन इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है। NCF 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधार को सुझाया गया है? कक्षा 10 की परीक्षा को ऐच्छिक बनाना, प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक बनाना, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं को संचालित करना या इनमें से सभी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि NCF 2005 बात करता है कक्षा 10 की परीक्षाओं को ऐच्छिक बनाने की। ठीक है, NCF 2005 या फिर हमारी RTE 2009, CCE, ये कुछ ऐसे टॉपिक है जहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जिनको हमें समझने की नहीं, जिनको हमें याद करने की या पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो इनको आप 2-3 बार देख कर जाइएगा एग्ज़ाम से पहले। ओके, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। CCE में क्या शामिल है, या सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है उसमें निम्न में से क्या शामिल है? विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए संरचनात्मक और संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। अब यहाँ पर लैंग्वेज थोड़ी टफ है लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। संरचनात्मक का मतलब है फॉर्मेटिव असेसमेंट या रचनात्मक मूल्यांकन, और संकलनात्मक आकलन का मतलब है समेटिव असेसमेंट या योगात्मक मूल्यांकन। तो इन दोनों को इसमें शामिल किया जाता है या केवल संरचनात्मक आकलन को शामिल किया जाता है या केवल संकल्पनात्मक आकलन को ही शामिल किया जाता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो CCE है वो कंप्लीट इवोल्यूशन करता है, उसमें सभी कुछ शामिल है, शैक्षिक क्रियाएं भी शामिल है और सशैक्षिक क्रियाएं भी शामिल हैं। ओके, तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर A है, जिसमें फॉर्मेटिव और सबमेटिव दोनों ही असेसमेंट शामिल किए गए हैं, यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन भी और योगात्मक मूल्यांकन भी शामिल किया गया है। ओके,
और CCE की जहाँ तक बात करें तो इसका ज़िक्र तो आपको हर जगह मिलेगा, चाहे आप NCF पढ़ो, चाहे आप RTE पढ़ो, हर जगह इसका ज़िक्र किया गया है कि बच्चे का जो मूल्यांकन होना चाहिए वो व्यापक होना चाहिए और वो सतत होना चाहिए, कंटिन्यूस उसका मूल्यांकन होना चाहिए, ताकि हर स्टेप पर हम सुधार कर सकें। ओके, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान ना देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए, गृह कार्य देकर, ऑप्शन नंबर बी, कक्षा से बाहर करके, ऑप्शन नंबर सी, डांट कर, या ऑप्शन नंबर डी, उनसे बात करके और अरुचि का कारण जानकर। कई सारे पेडागॉजी के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें आप सिर्फ दिल पे हाथ रखिए और एक आदर्श शिक्षक की तरह सोच के करेक्ट आंसर दे के आ सकते हैं। एज अ टीचर अगर हम सोचें तो हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि कौन से कार्य एक आदर्श टीचर करता है और कौन से कार्य एक आदर्श टीचर नहीं करता, क्या उसको करना शोभा देता है, क्या नहीं देता, क्या उसका फ़र्ज़ है, क्या नहीं है। ओके, तो बस इतना ही सोच लीजिए और आपका आंसर सही हो जाएगा। गृह कार्य देकर सिर्फ गृह कार्य देना टीचर का काम नहीं होता बच्चों को सुधारने के लिए। कक्षा से बाहर निकालना कोई सॉल्यूशन नहीं है, प्रॉब्लम का टेम्पररी नहीं, हमें परमानेंट सॉल्यूशन एज अ टीचर ढूंढना होता है, तो हम उसी ऑप्शन की तरफ जाते हैं। डांटना तो कहीं भी नहीं आएगा, ये तो आंख बंद करके एलिमिनेट कर देना आप किसी भी जगह आएगी। ओके, क्योंकि ये तो सोचना ही नहीं है, दिमाग में ही नहीं लाना। और क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी है, उनसे बात करके या अरुचि का कारण जानकर। हम कारण जानेंगे तभी तो उसके सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे ना। तो टीचर का काम होता है परमानेंट सॉल्यूशन निकालना, ना कि टेम्पररी। ऐसे ऑप्शंस ढूंढा कीजिए जिनमें परमानेंट सॉल्यूशन की बात हो रही हो, टेम्पररी सॉल्यूशन की तरफ मत जाइए अगर आपको परमानेंट सॉल्यूशन ऑप्शन में दिया गया है तो। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये थी आज की वीडियो, ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप कि आपको समझ आए होंगे, वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक्ड माय वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।